प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने अन्य चैप्टर लोकसभा, राज्यसभा, सरकार के अंग, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन इत्यादि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली अध्याय के अंतर्गत कक्षा 10वीं का यह अध्याय है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि अर्थात कानून, कानून का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए विधि का निर्माण करना है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पहले से हम बताते आ रहे हैं। संसद का काम देश को चलाने के लिए उसकी ज़रूरतों के मुताबिक विधि का निर्माण करना अर्थात कानून का निर्माण करना है। संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची एवं संकट काल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अब कानून बनाने के लिए क्या करना होता है? विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब भी कोई कानून बनाना होता है तो हमको विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत करने होते हैं। वही विधेयक आगे चल के कानून बनते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर भी विधेयक के प्रकार होते हैं। वह विधेयक जो कार्यपालिका के किसी सदस्य अर्थात मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए, वह विधेयक कहलाता है सरकारी विधेयक। जो विधेयक गैर मंत्री अर्थात किसी साधारण सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह विधेयक कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। तो इस तरह से वो दो विधेयक हो जाते हैं प्रस्तुतिकरण के आधार पर। फिर साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के अलावा भी संविधान संशोधन विधेयक भी एक होता है। इसी तरह वित्त विधेयक और इसके अतिरिक्त एक धन विधेयक भी होता है। तो यहाँ पर इनको हम और क्लासिफाई करते तो चार प्रकार हो जाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में मूलतः यह दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि साधारण विधेयक चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, दो में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में साधारण विधेयक, लोकसभा में साधारण विधेयक, लेकिन वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप बिना ध्यान को भटकाए अगर सीधे देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला स्टेज होता है, पहला स्तर होता है प्रथम वाचन या विधेयक का प्रस्तुतिकरण। मतलब संसद का कोई भी सदस्य, ये जो संसद है जिसमें 543 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में होते हैं, उनका कोई भी सदस्य एक माह की पूर्व सूचना पर लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर विधेयक को प्रस्तुत करता है। प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है ये नहीं बताया, पूरी डिटेल में चर्चा नहीं होती। प्रथम वाचन पर कोई वाद विवाद नहीं होता। विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन होता है। मतलब यहाँ पर केवल ये बताया जाता है, हेडिंग पढ़कर सुनाई जाती है कि इस संबंध में हम यहाँ पर इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के शुरू होने के पूर्व विधेयक की प्रतियां सदस्यों को बांट दी जाती हैं। जितने भी सदस्य वहाँ उपस्थित होते हैं सदन में, उन सभी सदस्यों को विधेयक की एक एक प्रति प्रदान कर दी जाती है। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार विमर्श नहीं होता, केवल मूल अवधारणा पर विचार होता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि इसका लाभ, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में इसकी मूल अवधारणा क्या है, सिर्फ इस पर विचार होता है कि विधेयक की जो मूल अवधारणा है यह उसके अनुसार है या नहीं। इस अवसर पर कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो विधेयक को
संयुक्त प्रवर समिति के लिए भेज दिया जाता है। तो ये द्वितीय वाचन में आप लोगों ने देखा कि विधेयक की एक एक प्रतियां सारे सदस्यों को बांट दी गई। इसके बाद उसकी मूल अवधारणा पर विचार हुआ। विचार करने के बाद यदि लगता है तो अध्यक्ष प्रवर समिति के लिए, संयुक्त प्रवर समिति जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, उनके पास जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है हम इसको समझेंगे। समिति अवस्था, विधेयक क्या हुआ, समिति के पास पहुंच गया। अब जब विधेयक समिति के पास पहुंच गया तो क्या होता है, वहां पर हम देखते हैं कि गहन विचार के लिए सदन को छोटी छोटी समितियों में विभाजित कर दिया जाता है। वहां वो चर्चा कर रही है प्रवर समिति, यहां पर सदन को भी छोटी छोटी समितियों में डिवाइड कर दिया और समिति के हर सदस्य के पास विधेयक की मूल प्रति तो है ही। तो अब क्या होता है, समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ विचार करते हैं। समिति चाहे तो विशेषज्ञों से भी परामर्श ले सकती है। तो ये जो समितियां हैं, अगर ये चाह लें तो जिस भी विषय का अगर विधेयक है उस संबंधित विषय के विशेषज्ञ से परामर्श ले सकती हैं कि आप बताइए इसमें क्या सही है, क्या गलत है, जनता के हितार्थ। समिति को विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है। मतलब ये जो समिति है वो चाहे तो उसमें विधेयक में अगर उनको लगता है कि कोई संशोधन करना तो वो संशोधन भी कर सकती हैं। पूर्ण रूप से विचार के उपरांत समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जैसे भी आवश्यकता हो उसको प्रस्तुत करती है। यह होती है समिति अवस्था अर्थात तृतीय स्टेज, तीसरा स्टेज। इसके बाद चौथा स्तर होता है प्रतिवेदन स्तर। तो ये जो समिति के द्वारा संशोधित विधेयक या जो प्रतिवेदन है ये सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रतिवेदन समिति या समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन किया जाता है उसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को दी जाती हैं। ये देखिए आप कि सभी सदस्यों को संशोधित प्रति वितरित कर दी जाती है। अब सदन चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को उसी स्वरूप में स्वीकार कर सकता है। अगर सदन ने उस पर देखा, चर्चा की, विधेयक पर देखने के बाद में अगर उसको लगता है कि यह संशोधित विधेयक ठीक है, जनता के हितार्थ है, अपनी मूल अवधारणा को पूर्ण कर रहा है, तो उसको जस का तस एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर सदस्य को अपनी ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो तो वह ऐसा कर सकते हैं। संशोधन से संबंधित प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होता है। एक एक मेंबर एक एक अनुच्छेद पर, एक एक धारा पर वह चर्चा करता है कि यह धारा वाकई में अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर रही है या नहीं। यदि नहीं कर रही है तो उसमें पुनः संशोधन होता है और यदि पूर्ण कर रही है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अंत में यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो विधेयक पर मतदान होता है। यदि मतदान के उपरांत विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह चरण पूर्ण हो जाता है, प्रतिवेदन स्तर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, तृतीय वाचन होता है। तो प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था अंतिम अवस्था या तृतीय वाचन कहलाता है। उच्च स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार ना होकर मूल भावना पर विचार होता है। अब यहां पर क्या होगा, फिर वही कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई, प्रतिवेदन स्तर भी पूर्ण हो गया। इसके बाद पुनः उस विधेयक की मूल कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि अब ये मूल अवधारणा पर सही खरा उतर रहा है या नहीं। यदि उतर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस अवस्था में विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विधेयक को सदन पारित कर देता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति, तो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष और सभापति होता है राज्यसभा का सभापति, जो कि अपने हस्ताक्षर से उस विधेयक को प्रमाणित कर देते हैं। यदि विधेयक पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है तो लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेगा, और यदि पहली बार राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है तो यह प्रमाणीकरण राज्यसभा के सभापति करते हैं। और प्रमाणीकरण के उपरांत इसे फिर हम क्या करते हैं, दूसरे सदन में उसको भिजवा दिया जाता है। तो एक सदन में
विधेयक के संबंध में सारी कार्रवाई पूरी हो गई, विधेयक उस सदन से पारित हो गया, इसके बाद उसे दूसरे सदन की सहमति या पारित करने के लिए भेज दिया गया। दूसरे सदन में क्या होता है हम देखते हैं। किसी भी सदन, एक सदन में जब विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उपर्युक्त प्रक्रिया से ही गुजरता है। ऐसा नहीं है कि अब दूसरे सदन में भेज दिया तो वो जो प्रोसेस है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, ये नहीं होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पर भी प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, समिति अवस्था भी आएगी, प्रतिवेदन स्तर पर मूल अवधारणा पर चर्चा भी होगी और फिर अंतिम रूप से बहस होने के बाद, मत विभाजन के बाद इस सदन में भी, दूसरे सदन में भी विधेयक को पारित कर दिया जाता है। अब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गए। पहले सदन से भी पारित हो गया, दूसरे सदन से भी पारित हो गया। अब क्या होगा? अब संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत यह विधेयक कानून बन जाता है। तब उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार हेतु सदनों के पास पुनः वापस भेज सकते हैं। परंतु यदि सदनों के पास पुनः वापस वो विधेयक आता है और दोबारा फिर सदन उसे पारित कर देते हैं तो अब इस बार राष्ट्रपति अस्वीकृति अथवा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। इस स्थिति में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि हमने दोनों सदनों से विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, अब ये कानून बनने वाला है। और राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि इसमें अभी कुछ कमियां हैं तो वह पुनर्विचार के लिए जिस सदन से उसके पास ये आया वापस वहाँ भेज सकता है। अब सदन चाहे तो उस पर पुनर्विचार करें या चाहे तो यथावत उस विधेयक को पुनः वापस राष्ट्रपति को भेज दें। लेकिन अब की बार जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति देना ही होगी और इस प्रकार यह विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धन विधेयक की। तो अभी तक ये जो बातचीत चल रही थी ये साधारण विधेयक थी जो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक साधारण विधेयक से भिन्न होते हैं क्योंकि साधारण विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद क्या करते हैं? लोकसभा से पारित हो गया, इसके बाद राज्यसभा के लिए धन विधेयक को विचार करने के लिए भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है विचार करने के लिए। 14 दिन में उसे पारित करना ही होता है और वापस लोकसभा को भेज देती है। फिर धन विधेयक में राज्यसभा किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में कोई संशोधन कर भी दिया गया हो तो भी यह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। हाँ, सामान्य रूप से यदि राज्यसभा की कोई आपत्ति है और उस पर लोकसभा ने समाधान दे दिया है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन लोकसभा चाहे तो यथावत जैसा उसने धन विधेयक पारित किया है वैसा का वैसा पारित करके उसे कानूनी रूप दे सकती है। अब यहाँ पर राज्यसभा के पास में स्पष्ट है कि धन विधेयक को लेकर के कोई अधिकार नहीं है। तो धन विधेयक में आपने देखा कि राज्यसभा को किसी भी तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ नगण्य होती हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा में विचार के उपरांत लोकसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार पारित वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है और इसके
बाद राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर करने के साथ ही यह वित्तीय विधेयक वित्तीय कानून के रूप में प्रकट होता है, वित्तीय कानून में परिवर्तित हो जाता है। फ्लो चार्ट के रूप में विधि निर्माण की प्रक्रिया को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसको आप देखिए कि आरंभ होता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। ये चित्र को आप देखिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से विधि निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। इसको हम फ्लो चार्ट में एनिमेटेड फॉर्मेट में अगर देखना चाहें तो इस तरह से देखेंगे। आरंभ, साधारण विधेयक होने की स्थिति में इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने मान लिया कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो विधेयक का परिचय होता है। परिचय अर्थात प्रथम वाचन, जिसमें विधेयक का शीर्षक सुना दिया जाता है। इसके बाद द्वितीय वाचन होता है और अगर लगता है सदन को तो समिति के पास लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उस विधेयक को भेज दिया जाता है। समिति अवस्था में आकर उस पर समिति द्वारा विमर्श करके उसका प्रतिवेदन तैयार कर वापस लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष उस प्रतिवेदन या संशोधित विधेयक की प्रतियां पुनः सारे सदन में वितरित करवाता है, जिस पर तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन के उपरांत या तो सहमति बन जाती है, यदि सहमति नहीं बनती है तो उस पर मत विभाजन होता है, वोटिंग होती है, और इस तरह से एक सदन से विधेयक, लोकसभा से विधेयक पारित होकर राज्यसभा के लिए पारित होने भेज दिया जाता है। राज्यसभा वाले सदन में भी प्रक्रिया आरंभ वहीं से होती है जहां लोकसभा में आरंभ हुई थी। विधेयक का परिचय होगा, प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, समिति अवस्था को प्राप्त होगा, प्रतिवेदन बनेगा और तृतीय वाचन होगा। यहां पर भी सहमति या मत विभाजन के उपरांत पारित विधेयक को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर उपरांत यह विधेयक संपूर्ण भारत देश के लिए कानून बन जाता है। तो अब आपको भारतीय संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने में कोई संशय नहीं रह गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई किसी अंश में आती है तो अपने विषय शिक्षक से जरूर बात करें, उनसे संपर्क करें। चलिए अब बारी है आपकी प्रश्नावली की। पहला प्रश्न, साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम वाचन क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 4, विधेयक कानून किसके हस्ताक्षर के उपरांत बनता है? और अंतिम और पांचवा प्रश्न है, धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने कानून निर्माण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अगले वीडियो में कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेज बाय मनीष सर, और हम चलते हैं नए विषय वस्तु की तैयारी के लिए। जय हिंद।